हाँ, तो आज की क्लास में हमारा जो अगला टॉपिक इस चैप्टर का सॉलिड स्टेट का वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले हम डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने। उससे पहले हमने पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह देखी है। तो लगभग हम ऑलमोस्ट एंड पे चलते हैं इस चैप्टर के पे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ना है कि सॉलिड्स की जो एबिलिटी है करंट को फ्लो कराने की, करंट को पास कराने की, उसके बेसिस पे आपके जो सॉलिड्स है वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट होते हैं आपके कंडक्टर्स, ठीक है। सेकंड आपके होते हैं इंसुलेटर्स और थर्ड होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। 3 टाइप के सब्सटेंसेस ये होते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। कंडक्टर्स क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन अपने को लर्न करनी है। कंडक्टर्स जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी होती है 10 पावर -4 ग्रेटर देन 10 पावर 7, ठीक है। अगर किसी सॉलिड की कंडक्टिविटी 10 पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये जो सॉलिड है आपका ये कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। इंसुलेटर में क्या होता है 10 पावर -10 टू 10 पावर -20 या इससे भी कम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में जिनकी कंडक्टिविटी होती है, इस ऑर्डर की जिनकी कंडक्टिविटी होती है, उन सॉलिड्स को अपन रखते हैं इंसुलेटर्स की कैटेगरी में। थर्ड है आपके सेमीकंडक्टर्स, जिसके बारे में इस चैप्टर में हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच के होते हैं। इसकी कंडक्टिविटी अपन मानते हैं 10 पावर -6 टू 10 पावर 4 और कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ओम इनवर्स को हम साइमंड्स भी कहते हैं। ये जो ओम इनवर्स है इसको अपन साइमंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आप कंडक्टिविटी की यूनिट याद रखिए। तो ये हो गया आपके कि करंट पास कराने के बेसिस पे या उसकी एबिलिटी के बेसिस पे आपके सॉलिड्स 3 टाइप के कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ही चलेगी अभी। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में ये तो हो गया कंडक्टिविटी के बेसिस पे कि कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, उस बेसिस पे आपके सॉलिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक थ्योरी है बैंड थ्योरी। विच थ्योरी? बैंड थ्योरी। दिस थ्योरी आल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट द कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो बैंड थ्योरी में हम देखते हैं क्या क्या होता है। बैंड थ्योरी में क्या होता है, मैं आपके सामने पहले डायग्राम बनाता हूं तीनों का। इस एरिया में हम कंडक्टर्स को देखते हैं अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, ठीक है। फिर यहां सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं। थर्ड पे अपन देखेंगे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंसुलेटर्स, ठीक है। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बैंड थ्योरी क्या कहती है कि आपका जो कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड जो है उसमें 2 टाइप के बैंड होते हैं। फर्स्ट जो बैंड होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और सेकंड होता है आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है। और बैंड थ्योरी कहती है कि अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका ये मतलब है कि वो कंडक्टिविटी होगी उसके अंदर, उस सॉलिड के अंदर क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी अगर किसी सॉलिड में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है। डायग्राम बनाता हूं मैं आपके सामने, पहले डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। कंडक्टर के लिए डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए जो डायग्राम होता है वो इस टाइप का होता है। नीचे वाला क्या आपका वैलेंस बैंड, वेव बैंड शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, और ऊपर वाला क्या आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो कंडक्टिविटी होगी, ये अपन ने सीखा है। फिर अगला आता है इंसुलेटर्स। ये क्या आपका वैलेंस बैंड, तो ये क्या आपका कंडक्शन बैंड। अब देखो क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस बैंड में होता है, ठीक है, किसी भी एटम में, किसी भी कंपाउंड में। अब बैंड थ्योरी क्या कहती है, बैंड थ्योरी कहती है कि कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं एक दूसरे में ओवरलैप्ड होते हैं, एक दूसरे में धंसे हुए होते हैं। तो यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाते हैं और इसके अंदर इजीली कंडक्टिविटी आती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये एनर्जी गैप है बीच में, ठीक है।
सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप्ड नहीं होते, दोनों के बीच थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है। अब इस एनर्जी गैप की वजह से ये इजीली यहां से यहां नहीं आ पाते। लेकिन क्या होता है, अगर हम इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई कर दें, जैसे इसके अंदर इंप्योरिटी मिला दें या इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा दें, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके यहां आ जाएंगे और क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी। थर्ड क्या है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में ये जो एनर्जी गैप होता है इसको अपन कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, मतलब इसे क्रॉस नहीं किया जा सकेगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि आप कुछ भी कर लो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा, यानी इसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं आएगी। तो ये बैंड थ्योरी के बेसिस पे हमने कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझ लिया है। फिर के बाद अगला जो टॉपिक है, अब हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, नाउ वी विल ओनली बी फोकसिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो भाई देखो, इससे पहले हमने देखा है कि आपके जो करंट फ्लो होने की जो टेंडेंसी है उसके बेसिस पे आपके सॉलिड्स 3 टाइप्स के हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद अपन ने देखा कि बैंड थ्योरी क्या कहती है इन तीनों के बारे में, वो भी हमने देख लिया है। अब हमें खाली फोकस करना है सेमीकंडक्टर्स पे इस चैप्टर के अंदर डिटेल में। ठीक है, तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर्स आपके 2 टाइप के हैं। पहले होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, और दूसरे आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है आपके, वो भी आपके 2 टाइप के हमें पढ़ना है, एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, फिर एन टाइप पी टाइप, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल आपका जो सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है, ये दोनों क्या करते हैं ये प्योर स्टेट में भी क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स की फॉर्म में वर्क करते हैं। सेमीकंडक्टर्स की फॉर्म में वर्क करने का क्या मतलब है, नॉर्मल कंडीशंस में तो ये इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी जाए, फॉर एग्जांपल इनमें इंप्योरिटी मिला दी जाए या टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या प्रेशर में कुछ चेंज कर दिया जाए, कोई भी कंडीशन हो सकती है, उसमें आपके कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये हो गया आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, मतलब प्योर स्टेट में प्योर हैं। अगर ये सिलिकॉन जर्मेनियम अकेले हैं तो भी ये सेमीकंडक्टर की फॉर्म में वर्क करते हैं। ठीक है, अब इंट्रिंसिक तो हो गया प्योर सेमीकंडक्टर्स कह सकते हैं, मैंने एक तरह से प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो प्योर स्टेट में जिनमें सेमीकंडक्टर की तरह जो बिहेव करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब हमने क्या किया, आपके जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स है आपके, इनके अंदर कोई चीज मिक्स कर दी, इंप्योरिटी मिला दी। ठीक है, प्योर के अंदर कोई चीज मिक्स करेंगे तो हम ये कहेंगे हमने उसके अंदर इंप्योरिटी मिलाई है, और इंप्योरिटी मिलाने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग। हम ये कह सकते हैं हमने क्या कर दी, डोपिंग कर दी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। और डोपिंग होता क्या है, इंप्योरिटी डालना, क्या होता है, डोपिंग होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जब हम कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं, इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। तो जो सेमीकंडक्टर हमें मिलेगा वो थोड़ा बेटर होगा। ठीक है, बेटर होने का क्या मतलब है, उसकी कंडक्टिविटी काफी अच्छी बढ़ जाएगी। ठीक है, ड्रामेटिकली बढ़ेगी, एकदम से काफी अच्छी हो जाएगी, मतलब काफी गुना अच्छी हो जाएगी इससे। तो आपका क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है, हमने इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक में क्यों बदला। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी काफी अच्छे से बढ़ जाएगी। जितनी कंडक्टिविटी यहाँ आ रही है, वो कंडक्टिविटी उससे काफी अच्छी कंडक्टिविटी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या होता है, इंप्योरिटी को मिलाना। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डोपिंग क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब आप इंप्योरिटीज डालते हैं तो ये प्रोसेस आपकी डोपिंग कहलाती है। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, आपने देख लिया। एक्सट्रिंसिक भी क्या, आपके 2 टाइप के, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, क्लासिफिकेशन आपने देख लिया है यहाँ पे। तो एक्सट्रिंसिक के अंदर आपका पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, आपके जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनके अंदर हम इंप्योरिटी मिलाएंगे और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी एन टाइप या पी टाइप बनाएंगे। तो पहले मैं इंट्रिंसिक लेना होगा, तो हमने क्या करते हैं, इस टाइप से फास्फोरस ले लिया, सॉरी नॉट फास्फोरस, सिलिकॉन ले लिया। आपका सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4। सिलिकॉन क्या होता है,
14 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इस बेसिस पे इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो इसने 4 बॉन्डिंग कर ली। दूसरा भी क्या है, सिलिकॉन के साथ ही करिए। इस टाइप से हमने सिलिकॉन ले लिया आपके सामने, और सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है आपकी, 4। सिलिकॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है। सिलिकॉन क्या है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी 11th के अंदर, वहां आपने सीखा होगा कि जो सिलिकॉन होता है आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट होता है। अब इस 14 ग्रुप के एलिमेंट के अंदर हमने 15 ग्रुप का एलिमेंट डालना है। क्या डालना है अपने को, 15 ग्रुप का एलिमेंट डालना है। फॉर एग्जांपल जिनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे फास्फोरस 2,8,5, ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें 15 ग्रुप का एलिमेंट डालेंगे तो यहाँ से आपका एक सिलिकॉन हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, फास्फोरस। क्या आप मुझे बता सकते हो फास्फोरस के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। और ये एक इलेक्ट्रॉन आप जानते हो इजीली इसके अंदर घूमेगा, सॉलिड के अंदर घूमेगा, पूरे क्रिस्टल के अंदर घूमेगा, और क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा मतलब कंडक्टिविटी अच्छी होगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से कंडक्टिविटी आ रही है, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बेसिकली हम करते क्या है, 14 ग्रुप के एलिमेंट के अंदर 15 ग्रुप का एलिमेंट डोप कराते हैं। डोपिंग करते हैं ना, 15 ग्रुप एलिमेंट डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे हम 15 ग्रुप एलिमेंट डालेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कराएगा, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल होता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये हो गया आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा सेमीकंडक्टर क्या है आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर लिख लेंगे। दूसरा लिख लेंगे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, वही 14 ग्रुप का सॉलिड लेंगे, कोई सा हमने क्या लिया था पिछले केस में, सिलिकॉन लिया था, सिलिकॉन फिर से लेंगे। सिलिकॉन ले लिया आपका, इस टाइप से हमने सिलिकॉन ले लिया। अब क्या करेंगे हम, ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें हम 13 ग्रुप का एलिमेंट डॉप कराएंगे। कौन से ग्रुप का, 13 ग्रुप का एलिमेंट क्या कराएंगे हम, डॉप कराएंगे। 13 ग्रुप का एलिमेंट फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, बताओ क्या हो सकता है, 30 जिसका आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो 2,8,3 ऐसा कुछ उसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ये 13 है, 13 पे कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 13 ग्रुप एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, फास्फोरस सॉरी एल्यूमिनियम जैसे हम इसके अंदर डालेंगे, सिलिकॉन की जगह कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्डिंग कर लेगा, दूसरा बॉन्डिंग कर लेगा, तीसरा बॉन्डिंग कर लेगा, तो चौथा बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, यहाँ एक पॉजिटिव होल बन जाएगा, ठीक है। और ये होल क्या करेगा, इस होल को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ आके इस वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो इसने वैलेंसी कंप्लीट कर दी इसकी। लेकिन जैसे इसने यहाँ वैलेंसी कंप्लीट करी तो यहाँ वापस होल बन गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर इस होल को क्रिएट करने के लिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से फिर आपका एक इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर इस होल को भरेगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उस केस में यहाँ होल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आपकी कंडक्टिविटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, पॉजिटिव होल की वजह से आ रही है। हर जगह होल बन रहा है, उस होल की वजह से आ रही है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम दिया है। तो किया क्या हमने, पी टाइप सेमीकंडक्टर में 14 ग्रुप एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम में हमने क्या डोप करा दिया, 13 ग्रुप एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम वगैरह हमने क्या करा दिया, डोप करा दिया। तो क्या बना आपका, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव होल बचा, और उस होल की वजह से क्या इसके अंदर कंडक्टिविटी आ रही है। इस टाइप से इनको हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो यही हमें डिस्कस करना है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स है। अब आपकी बुक में इसके बाद दे रखा है इसकी एप्लीकेशंस, तो आपको रीड करनी है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो भाई देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का तो आप क्या फील कर सकते हो, इस चीज को आप सोच सकते हो कि हम करंट फ्लो कराएंगे और करंट फ्लो होगी तो कंडक्टर है, नहीं हो गई तो इंसुलेटर से नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो रही है, और अगर कोई स्पेशल केसेस में हो रही है तो सेमीकंडक्टर से। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आपके सॉलिड में प्रेजेंट होती है। तो चलो इस चीज को हम थोड़ा सा सोचते हैं।
तो देखो सॉलिड्स में ही क्या, थोड़ा सा मैं मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। सॉलिड्स में क्या, कोई सा भी सब्सटेंस वो अपने साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिए हुए डेफिनेटली रहता है। कहने का मतलब हर सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। क्यों होती है, कैसे होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होने का रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। हर कंपाउंड, हर जो सब्सटेंस होता है आपका, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है और उस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण उसके अंदर क्या आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। फॉर एग्जांपल हम सॉलिड्स को देखते हैं, सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आती है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से आती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे आती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस से क्या आती है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। देखो सिस्टमेटिकली एक एक चीज को समझना, वैसे तो इसको आप मगअप करके भी कंप्लीट कर सकते हो, इजीली लर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आप कांसेप्ट समझोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इसके अंदर क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। अब क्या होता है, देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो टाइप की मोशन करता है। किसी सॉलिड के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो दो टाइप की मोशन करता है। ठीक है, और वही दो मोशंस जो आपकी अर्थ करती है सन के अराउंड। ठीक है, एक तो क्या होती है, वो पूरा सर्किल फॉर्म में ऐसे घूमती है, और दूसरा क्या होती है, खुद की एक्सिस पे, उसकी ओवन एक्सिस पे भी वो घूमती है। तो दो टाइप की स्पिन होती है। आपका देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट लिए हुआ होता है, वो अपने साथ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मैं चाहूं तो आपसे सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टाइनी मैग्नेट होता है, खुद अपने आप में एक मैग्नेट होता है, छोटा सा मैग्नेट होता है। ठीक है, तो भाई देखो सॉलिड्स के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी वो कहां से आएगी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आएगी। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सॉलिड के अंदर दो टाइप की मोशन करेगा, एक तो सर्कुलर मोशन करेगा और दूसरा क्या करेगा, खुद की एक्सिस पे भी वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो इन दोनों मोशंस की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है तो अपने साथ क्या लिए होता है, अपने साथ मैग्नेटिक मोमेंट लिए होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्ट मतलब क्या है, कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। तो भाई देखो हाँ, जो आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको हम बोर मैग्नेट्रॉन में मेजर करते हैं, म्यू में, और इसका वैल्यू में दे रखा है 9.27 × 10⁻⁻20 एम्पीयर इनटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपकी बुक में दे रखा है, सॉरी हाँ सही है, -24 एम्पीयर इनटू मीटर स्क्वायर होता है। वन बोर मैग्नेट्रॉन जो होता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको लर्न रखनी है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बोर मैग्नेट्रॉन में हमें कैलकुलेट करना है। वन बोर मैग्नेट्रॉन जो होता है इसके इक्वल होता है 9.27 × 10⁻24 एम्पीयर इनटू मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हो गई आपकी बेसिक बात है कि मैग्नेटिक मोमेंट आया कैसे। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड्स कितने टाइप हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपके सॉलिड्स के कितने टाइप्स हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपके सॉलिड के 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं पैरामैग्नेटिक, दूसरे होते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है, थर्ड होता है आपके फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ होते हैं आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक, और फिफ्थ होता है आपके फेरीमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, कोई सा भी एटम दे दिया जाए आपको, कोई सा भी कंपाउंड दे दिया जाए, उस कंपाउंड को ऑब्जर्व करो। अगर उस कंपाउंड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉन में पढ़ा होगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर उस कंपाउंड के अंदर या उस एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दैट कंपाउंड और दैट पर्टिकुलर सॉलिड विल बिहेव एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, जिन सॉलिड्स में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उनको अपन पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उनमें क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म पाया जाएगा। और ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वीकली अट्रैक्ट होंगे। ये चीज आप लिख लेना, वीकली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है आपकी, एग्जांपल्स है। तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं O2, H2O, और एग्जांपल मैं आपको बुक से बताता हूं। तो H2 इसका एग्जांपल नहीं है, O2 है इसका एग्जांपल आपके लिए, Cu+2 है, Fe+3 है। आप चाहो तो इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो। इनका कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो आप पाओगे कि इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्बिटल में क्या आ रहा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। डायमैग्नेटिक आता है पैरामैग्नेटिक के बाद, तो इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है,
जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनमें पैरामैग्नेटिज्म पाया जाएगा, और जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहने का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, उनमें क्या पाया जाएगा, डायामैग्नेटिज्म पाया जाएगा। और ये क्या होंगे, वीकली रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे, वीकली रिपेल होंगे। इसके जो एग्जांपल है वो है आपके NaCl और H2O एंड बेंजीन, ये सब इसके एग्जांपल है। ठीक है, तो क्या समझ में आया, अगर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद तो वो सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, कहने का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो सब्सटेंस आपका डायमैग्नेटिक होगा। इसके एग्जांपल ये हैं, इसके एग्जांपल ये हैं। ठीक है, ये वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये वीकली रिपेल होगा। इन दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है, इन तीनों को अपन दूसरे बेसिस पे देखना है। अब फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। भाई देखो, आयंस का कलेक्शन होता है, क्या होता है, आयंस का कलेक्शन, और आयंस के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, कलेक्शन ऑफ आयंस, कलेक्शन ऑफ। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जो डोमेन होता है उनका जो स्पिन होता है, ठीक है, डोमेन के स्पिन के साइड में अपन देखेंगे, डोमेन का जो स्पिन होता है उस पूरे सारे डोमेन्स का स्पिन किस साइड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। किस टाइप से, ये एक डोमेन है, दूसरा डोमेन है, तीसरा डोमेन है, चौथा डोमेन है, पांचवा डोमेन है, छठा डोमेन। ठीक है, ये 6 डोमेन है आपके। डोमेन क्या है, कलेक्शन ऑफ आयंस और कुछ नहीं है। ठीक है, मेटल्स का जो कलेक्शन है उसी को अपन ने डोमेन नाम दिया है। डोमेन्स की स्पिन अगर सबके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है तो वो सारे सब्सटेंस आपके क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, कहने का मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती है। और इसके जो एग्जांपल है मैं आपको बुक से बताता हूं। इसके एग्जांपल है आपके पास CrO2, निकल, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, CrO2, और एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो आगे समझ में, ये क्या होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इनमें जो डोमेन्स की स्पिन होगी वो सारी किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। हमने मान लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्पिन ऊपर साइड है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो सबकी स्पिन किधर हो गई, ऊपर हो गई। अब आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होगा, ये भी सेम है फेरोमैग्नेटिक में, लेकिन इसमें क्या होगा, जितना डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उतना ही डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और सारे सारे जो डोमेन है वो कैंसिल हो जाएंगे, सारी स्पिन क्या जाएगी, कैंसिल। तो रिजल्टेंट स्पिन क्या आ गई, 0, यानी क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। और इसके जो एग्जांपल है आपके वो लिख लो आप, एमएनओ इसका एग्जांपल है, एमएनओ आपके इसके अंदर याद रखना है। अब आता है आपका फेरोमैग्नेटिक, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, समझ में आएगा आपको, आई होप। तो लास्ट वाला जो है वो है आपका फेरोमैग्नेटिक, फिफ्थ वाला। ये भी इनकी तरह ही है, इसको भी डोमेन के बेसिस पे अपने को देखना है। फर्स्ट जो 2 है वो उनको अपन ने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखा था, और रिमेनिंग 3 को अपन ने किस पे देखा है, डोमेन के बेसिस पे। डोमेन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आयंस होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। ठीक है, इसमें डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की साइड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। जैसे इस स्पिन से ये स्पिन कैंसिल हो गई, इस स्पिन से ये स्पिन कैंसिल हो गई, लेकिन थोड़ा बहुत स्पिन अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो हम ये कह सकते हैं कि वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। वीकली क्या होगा, अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेकिन वीकली होगा। और दूसरी चीज, इनके जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, एग्जांपल है इंपॉर्टेंट, इसका एग्जांपल होता है MgFe2O4, और दूसरा एग्जांपल इसका आपके पास ZnFe2O4। तो एग्जांपल्स को ढंग से याद रखना है। लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का जो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।